हेलो। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिकल अप्रोच से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की ज़रूरत क्या है उसको देख लेते हैं। उस हालांकि मैंने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर्स में ही बता दिया था कि क्लासिकल जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की वो वर्क नहीं करती, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो वो लिमिटेशंस क्या है, पहले तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है ना, ये जो टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो नॉलेज है ना प्रोबेबिलिटी का वो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये बात समझ में आए कि लिमिटेशंस क्या आती है। लिमिटेशन ये ऑलरेडी देखिए, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका पहला लिमिटेशन क्या है कि सैंपल स्पेस मस्ट बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब उसमें जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होना चाहिए, पहली ये बात। तो प्रोबेबिलिटी का जो सैंपल स्पेस है, ये जो सैंपल स्पेस आएगा वो डिस्क्रीट होना चाहिए। तो फिर वहाँ ये क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं करती जहाँ पे काउंटेबल इन्फिनाइट सैंपल स्पेस आता है, जैसे शूटिंग अ टाइगर। ये हमने सैंपल स्पेस के लेक्चर्स में देखा है ऑलरेडी। तो अब जब आप टाइगर को शूट करते हैं तो आपका जो सैंपल स्पेस बनता है वो ऐसे बनता है। हाँ, पहले इसमें हिट किया या फिर मिस किया तो हिट किया, हाँ, मिस मिस हिट एंड लाइक दैट। तो ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस नहीं है, इन्फिनाइट सैंपल स्पेस है। अभी हमें नहीं मालूम कि टाइगर कब शूट होने वाला है, तो फिर क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो क्लासिकल डेफिनेशंस को वर्क करने के लिए सैंपल स्पेस को डिस्क्रीट होना जरूरी है, एक तो ये चीज। दूसरा, सैंपल स्पेस मस्ट बी अ इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस। इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस, ये भी हमने देखा कि अगर इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस मतलब जैसे मैंने बोला था एच और टी, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये ऐसे सैंपल स्पेस इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस कहलाते हैं। लेकिन ऐसे सैंपल स्पेस जैसे एच टी, ओके, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये इनकी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, लेकिन इनकी 1/12 होती है, 1/12। इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होती है, करेक्ट है। इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, ये 1/4 वहाँ से एच टी और टी में से उस सैंपल स्पेस से हमने इसको देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। और ये H1 H2 H3 H6 और T1 T2 T3 T6 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब ये सैंपल स्पेस में आप क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो लिमिटेशन है कि इट वर्क्स ओनली व्हेन द सैंपल स्पेस इज फाइनाइट एंड द सैंपल स्पेस इज इक्वी प्रोबेबल। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी वैलिड नहीं होती है तो आपका क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं होता। इसका मतलब क्लासिकल डेफिनेशन में जो बाकी रिजल्ट्स थे वो वैलिड नहीं होंगे ऐसा नहीं है, बाकी सब वैलिड होंगे। अभी भी हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में खाली क्या करना है, अप्रोच बदलना है। जो एग्जिस्टेंस रूल्स एंड रेगुलेशन क्लासिकल डेफिनेशन के थे वो अभी भी रहेंगे, लेकिन जो उसके लिमिटेशन थे कि मान लिया जाए कि सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, या सैंपल स्पेस इक्वी प्रोबेबल नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। वही रिजल्ट है जो क्लासिकल डेफिनेशन में हमने देखा था, उनके बेस पे हम रिजल्ट प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे इन प्रॉब्लमों की जिसमें कि सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं है या सैंपल स्पेस इक्वी प्रोबेबल नहीं है। वो कैसे, तो खाली क्या करना है, अप्रोच को बदल देना है। अब अप्रोच कैसे बदलेगा
उसी को हम एक्सियोमेटिक अप्रोच बोलेंगे। इसमें एक्सियम्स होंगे और वो एक्सियम्स क्या है उसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सियम्स देखते हैं। अब आप देखेंगे आपने जो क्लासिकल डेफिनेशन में पढ़ा है ना वो इस चीज आ रही है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये पहला एक्सियम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव। ये हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव, पहला एक्सियम। तो हम तो मान जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, करेक्ट है। तो वही चीज को तो इसने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव। इसका काम आएगा अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन में आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 and 1, करेक्ट। बस ये ही बोला था कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। उसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव। ये काम आएगा आपको आगे के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की वो नॉन नेगेटिव होगी, या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर देन होगी। अब 0 से ग्रेटर देन होगी तो कितनी होगी, डेफिनेटली रेशियोज ले रहे हैं हम लोग, और उस हिसाब से वहाँ चेकआउट किया था क्लासिकल डेफिनेशन में कि ये मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है, ठीक है साहब। तो ये पहला एक्सियम हो गया। अब दूसरे एक्सियम पे आते हैं, एक्सियम 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू, अरे ये भी तो वहाँ हमने चेकआउट किया था, ये भी हमने वहाँ चेकआउट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट तो 1 होता है। बस अब वहाँ क्लासिकल डेफिनेशन में क्या किया था कि हमने, हाँ भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 लाया था, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, कि अगर सैंपल स्पेस में एन एलिमेंट्री इवेंट्स है, एन एलिमेंट्री इवेंट्स है, ठीक है साहब, एन एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस एन बाय एन दैट इज इक्वल टू 1, ऐसे हमने लाया था। अब इसी को दूसरे अप्रोच में, जैसे कि ये अप्रोच है, सिंपली अप्रोच और कुछ नहीं है, एक्सियोमेटिक अप्रोच कैसा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 है, इसी को हम बोलेंगे सम ऑफ probabilities of all elementary events is 1। मतलब जैसे मान लीजिए सैंपल स्पेस h और t लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज 1 होगा, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ h क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ t क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ h प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t ये 1 आएगा, ये बात उसको बोल रहा है। डेफिनेटली अगर ये इक्वी प्रोबेबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो वो तो 1 आना ही है, दैट इज द different thing, but according to the axiomatic approach the probability of sure event is 1, या probability of sample space is 1, that is sum of all probabilities of all elementary events, ये elementary events है। या फिर ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6 equal to 1। अब अगर इक्वी प्रोबेबल है, सबको मालूम है 1/6, लेकिन यही वाला इक्वी प्रोबेबल नहीं भी हो सकता, ये वाला ये इक्वी प्रोबेबल नहीं भी हो सकता। देखिए अगर फेयर कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/2 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी भी 1/2 होगी। लेकिन आपने कभी गौर किया, आपने एक शोले पिक्चर देखी होगी, अमिताभ बच्चन के पास में एक कॉइन होता है जिसके दोनों साइड्स में एक ही या तो हेडेड होता है या तो टेल होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो वो बड़े स्मार्टली यूज करता है उस कॉइन को, तो वो फेयर कॉइन नहीं था, ठीक है कि नहीं, अनफेयर कॉइन था। अच्छा, कई गैमलर्स लोग भी देखे होंगे आप लोग, वो डाइस यूज करते हैं या कोई कॉइन भी यूज करते हैं, तो वो बायस्ड अनबायस्ड कॉइन नहीं होता है, बायस्ड रहते, मतलब फेयर नहीं होते, मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा मेटल डाल देते हैं या कुछ ऐसा कुछ करते कि जो प्रोबेबिलिटी आने की है एच की वो ज़्यादा हो जाए और टी की कम हो जाए। या फिर वो डाइस में भी देखेंगे कि जब हम 10 बार उसको थ्रो करेंगे तो 6 टाइम्स वो पर्टिकुलर चीज़ आएगा, 4 टाइम्स ये पर्टिकुलर चीज़ आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो फेयर नहीं होते हैं,
अनफेयर होते हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करना ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ये एक्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज वन, दैट इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू वन इन एनी कंडीशन वेदर द कॉइन इज फेयर और अनफेयर। फेयर होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी भी 1/2 होगा, स्टिल 1/2 प्लस 1/2 1 होगा। लेकिन अगर फेयर नहीं है, अनफेयर है, तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच चाहे जो भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और एच दोनों ऐसे होने चाहिए कि ये 1 है। जैसे मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब ये कॉइन ऐसा है कि 4 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 3 टाइम्स एच आता है और एक ही टाइम टेल आता है। फेयर बात तो नहीं है, इक्वल चांसेस बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है। हाँ, तो लेकिन स्टिल 3/4 प्लस 1/4 1 आना चाहिए। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस, करेक्ट। तो इसीलिए अब हम प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ेंगे और फेयर केसेस से अनफेयर केसेस में भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सियम नंबर 1 हो गया, ये एक्सियम नंबर 2 हो गया। चलिए एक्सियम नंबर 3 देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इसको आप नोट कर लीजिए, यहीं पे फिर आपको एक्सियम 3 बताता है। नहीं, यही नहीं देता है। चलिए एक्सियम 3, तो एक्सियम 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन फाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बात है। अब देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, जो हमारा एडिशन थ्योरम होता था क्लासिकल डेफिनेशन में, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बोलते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F. And of course, if E and F are mutually exclusive, then the probability of E intersection F equal to 0, and hence the probability of E union F is equal to probability of E plus probability of F. तो यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन उसने कैसे उसको एक्सियम बना के काम किया। अब एक्सियम बना के काम किया है कि probability of E union F is always equal to probability of E plus probability of F when E and F are mutually exclusive इवेंट्स। ये आपका एक्सियम नंबर 3 है। अब ये एक्सियम नंबर 3 से ना, अब देखिए बहुत सारे मैथमेटिशियन में आज भी ये डिबेट है कि कितने एक्सियम होना चाहिए। कोई बोलता है 3 एक्सियम होना चाहिए, कोई बोलता है 4 एक्सियम होना चाहिए, कोई बोलता है 5 एक्सियम होना चाहिए। तो ये डिबेट्स का इशू है, स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। तो अब क्या हो गया कि हमने ये एक्सियम 3 लिया। इस एक्सियम 3 में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 0 हिडन है। This gives probability of 5 equal to 0. इस एक्सियम से, एक्सियम नंबर 3 से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट 0 निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। आपने देखो E यूनियन 5 की बात की, तो E यूनियन 5 इज एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ अपना E होगा। E यूनियन 5 E होगा, सेट थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं, करेक्ट। E यूनियन 5 E होगा, क्लियर है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। E यूनियन 5 इस E होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन 5 इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा। यहीं से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्योंकि E और 5 डिसजॉइंट्स होते हैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 मिल गया। देख लो, नोट इट हाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वी हैव प्रूव्ड एज 0 बाय यूजिंग द एक्सियम नंबर 3, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। नोट कर लीजिए। तो कैसे आया? E यूनियन 5 तो E होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा। अब यहाँ पे आते हैं, E और 5 दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो एक्सियम नंबर 3 से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो जाएगा। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज 0। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 0। सो एक्सियम नंबर 3 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F
वहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब इसका लास्ट एक्सियम पे आते हैं, फोर्थ एक्सियम पे हुआ। 4 एक्सियम्स ये कैसा है? Fourth axiom is this one. If S is equal to A1 union A2 union A3 union AN, then probability of union of n is equal to 1 to infinity बोल दिया मैंने। ठीक है, आगे तक भी लेके गया। is equal to summation of probability of n is equal to 1 to infinity। Obviously ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स है A1 A2 A3 अप टू द इन्फिनिटी, और वो सबको यूनाइट करेंगे तो एक सैम्पल स्पेस आएगा। तो देखो अब इन्फिनिटी के अप्रोच तक जाना हमने स्टार्ट कर दिया। आई के वर्जन में जहाँ क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो रहा था, जब सैम्पल स्पेस फाइनाइट नहीं था, इनफाइनाइट था, अब वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है इस एक्सियम से। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है तो हमको प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस या सबके यूनियन की निकालनी है। n is ranging from 1 to infinity, sub a1 plus a2 plus a3 up to the infinity is nothing but the sum of the probability of each events। सबकी प्रोबेबिलिटी लिख के उसको इन्फिनाइट तक के जितने भी इवेंट्स सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसको सम कर लीजिए, बस वही चीज़ इसमें बोला है। तो ये आपका एक्सियम नंबर 4 है, एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हेन द सैम्पल स्पेस आर इन्फिनाइट। करेक्ट है? ठीक है सर। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 लाइक दैट, वो ऐसे हम काम करते चलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। अगर पहले ये पता चल जाए कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है तो उनके यूनियन की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ईच एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करते जाइए सभी एलिमेंट्री इवेंट्स में। तो ये है आपका एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का फोर्थ एक्सियम। सो दीज आर दी 4 axiom, my dear students, we have discussed over here. Now we can solve the problems of dice, coin which are not fair. We can solve the problems of the sample space which are not finite. So both the problems we can solve where the sample space is infinite and where the sample space is not equiprobable sample space. Let's see the first problem or problem number 1. चलिए, इस प्रॉब्लम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से हम ऐसे प्रॉब्लम जो कि इक्विप्रोबेबल सैम्पल स्पेस नहीं है उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस, ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस as likely to occur as each even number। मतलब यहाँ देखो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर के आने की। ठीक है, इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका ट्वाइस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मिलेगा। मतलब डेफिनेटली इक्वी प्रोबेबल सैम्पल स्पेस नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटीज नहीं है। तो सैम्पल स्पेस तो अभी भी वही है 1 2 3 4 5 और 6, तो फाइनाइट तो है लेकिन इक्वी प्रोबेबल नहीं है, नॉट इक्वी प्रोबेबल नहीं है। क्योंकि क्या हो गया कि जो 1 3 और ये 5 है ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, मतलब सेम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स हैं। और इनकी बात करें 2 4 और 6 ये भी इक्वली 2 4 एंड 6 ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है। लेकिन ओवरऑल 1 2 3 4 5 और 6 की बात करें तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। करेक्ट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन।
ये बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये कंडीशन गिवन है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर x है तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर x है तो इसकी भी x होगी और इसकी भी x होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2x होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2x होगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2x होगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं, ये पूरे होल सैंपल स्पेस में दिस 3, 1, 3 and 5 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, दिस 2, 4 and 6 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो ये नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये 1 होगा। एक्सियम नंबर 2, हाँ 1 को अब इसको 2 लिए है तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ठीक है। इसका 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स 3, 4, 5, 6, ओके दैट इज इक्वल टू 1। तो 2x 2x 4x 6x हो गया, 9x हो जाएगा। तो यहाँ से ये 9x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/9, ये मिल गया। x इक्वल टू 1/9 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/9 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2/9 होगा ना, ठीक है। ये हो गया काम। अब आपको जो निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ग्रेटर देन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस ग्रेटर देन 3 है ना, ओके। तो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये आंसर होगा। You have to find out the probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6। तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 की प्रोबेबिलिटी कहाँ है भैया, ये है 1/9, 5 की कितनी है 2/9, 6 की कितनी है 1/9, फाइनली आंसर कितना आएगा 4/9, ये हो गया, ठीक है। फाइनली आंसर कितना आया 4/9। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा कि अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन लगाते तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता था, करेक्ट है। तो ये है एक्सियोमेटिक अप्रोच का। अभी आपने कौन सा एक्सियम लगाया, एक्सियम नंबर 2 लगाया है। सेकंड एक्सियम तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ये वाला आपने कंडीशन लगाया। तो देखो कुछ भी नहीं बदला, खाली वो एक्सियम लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस ये है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं थे, पूरे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं थे, सम ऑफ देम आर इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 and 5 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, 2, 4 and 6 आर equally likely event, but it is given that the probability of odd is twice of probability of even numbers। तो कुछ सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो ये था एक्सियोमेटिक अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, करेक्ट है, और आपने समझा होगा कि क्लासिकल अप्रोच को क्यों मॉडिफाइड करना पड़ा और कैसे हम एक्सियोमेटिक अप्रोच से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो क्लासिकल अप्रोच से नहीं हो सकते।